आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। कल हमने मॉनेटरी पॉलिसी, उसके इम्पॉर्टेंट टूल्स और उसके एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जेके एसएसबी के हिसाब से। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी मनी से रिलेटेड, अब इसका क्या मतलब है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल का मतलब होता है पब्लिक ट्रेजरी, ठीक है, ट्रेजरी मतलब फंड, लोगों का फंड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्क। फिस्क का मतलब ऐसे पूछें कि अगर ऐसे फिस्क दिया हो और नीचे ऑप्शन दे दिए हो तो आपने इसको टिक, पब्लिक की ट्रेजरी, पब्लिक का फंड। अब ये जो फंड होता है ये कौन कौन से, आपने अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने 3 टाइप के अकाउंट पढ़े होंगे, कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट। तो ये फंड इसी अकाउंट में से आता है, ठीक है। फिस्क का क्या मतलब होता है, पब्लिक ट्रेजरी या फिर पब्लिक फंड, वो होता है फिस्क। अब फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, फिस्कल पॉलिसी होती है कि फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करके हमने अचीव करने हैं कुछ मैक्रो इकनॉमी के गोल, ठीक है। मैक्रो इकनॉमी, कौन से गोल अचीव करने हैं, मैक्रो इकनॉमी गोल, मतलब इकनॉमी को स्टेबल करना है, ठीक है। इकनॉमी को स्टेबल करना है कि कहीं प्राइस नहीं इंक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है। इसमें हम प्राइस, चीज़ों की प्राइस, ठीक, इकनॉमी को स्टेबल करना है और इकनॉमी की ग्रोथ करनी है। क्या एम है इसका, इकनॉमी को स्टेबल करना और इकनॉमी ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी में हम मनी को देखते हैं कि मनी कहीं ज़्यादा नहीं हो रही हो, कम नहीं। इधर हम प्राइस, जैसे पेट्रोल के प्राइस है ना, चीज़ों के प्राइस कम ज़्यादा, जिससे हमारी इकनॉमिक स्टेबल हो। और इकनॉमिक ग्रोथ मतलब कि नेशनल इनकम वगैरह इंक्रीज़ करना। ये होता है फिस्कल पॉलिसी का काम, ये होती है इसकी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन। अब इसके और भी नाम हैं, क्या नाम है, ऐसे पूछ सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के क्या, बजटरी पॉलिसी, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है, पब्लिक बोरिंग पॉलिसी, ये भी अगर आए तो ये भी लगा देना, ठीक। अब बजटरी पॉलिसी, बजट क्या होता है ये भी पढ़ना है हमने। बजट क्या होता है, बजट जैसे आप भी अपने घर का बजट बनाते हो कि नेक्स्ट ईयर हमने, मतलब नेक्स्ट मंथ हमने इतना इतना खर्चा करना है, इतनी हमने रिसिप्ट करनी, इतना पैसा हमें आएगा और इतना हमने खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो उसका आप बजट बनाते हो। जो बजट होता है वो एडवांस, हम एडवांस बनाते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए एडवांस में बनाते हैं, वो भी हम फिस्कल पॉलिसी में देखते हैं, ये भी डिटेल में करेंगे हम। रिसिप्ट पॉलिसी मतलब कि कहाँ से कितना पैसा आना है, रिसिप्ट का मतलब होता है कितना पैसा कहाँ से आना है, जो आने वाला होता है वो। और टैक्सेशन, कितना टैक्स इंक्रीज़ करना है, कितना कम करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह है, तो वो भी कौन डिसाइड करता है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट ही देखेगी कि हाँ इस चीज़ का प्राइस हमने इतना करना है और टैक्स हमने इतना लगाना है, ठीक है, और इधर हमने इतना खर्चा करना है, यहाँ पे स्कूल्स बनाने हैं, यहाँ पे सब्सिडी देनी है, ठीक है, यहाँ पे स्कीम्स देनी है, तो वो कौन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके अंडर, फिस्कल पॉलिसी के अंडर, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के अंडर, ठीक है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। और फिस्कल पॉलिसी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक, और ये फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों को, हम इन दोनों को ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे हम इसको ट्विन सिस्टर, एक जैसा काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी भी इकनॉमी को स्टेबल करती है, मतलब ये क्या करती है, मनी, जो मनी हम मार्केट में बेच रहे हैं क्या उसकी वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये भी इकनॉमी को स्टेबल करती है। लेकिन कैसे, जो प्रोडक्ट हैं, जैसे पेट्रोल का प्राइस हमने बढ़ाना है, कम करना है, वो देखती है। दोनों का काम क्या है, इकनॉमी को स्टेबल करना, तो हम इसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का काम तो सेम है, मुद्दा एक ही है कि इकनॉमिक स्टेबल करना, लेकिन रास्ते अलग हैं, है ना, रास्ते अलग हैं। इसका रास्ता है चीज़ों के प्राइस को कंट्रोल करना, इसका है कि मनी को,
ठीक है, मनी को। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल का क्या मतलब है? पब्लिक ट्रेजरी, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। फिस्कल का क्या मतलब है? पब्लिक ट्रेजरी। और इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, ठीक है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। ट्विन सिस्टर किसको बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इकोनॉमी को स्टेबल करती है, ठीक है। अब इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करेगी? बजट को चेंज करके, है ना, कितना रिसिप्ट आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, तो इसको चेंज करके चेंजेस लाएगी इसमें कि हाँ इतना इधर इतना खर्चा होना है, इतना पैसा आना है तो इतना खर्चा होना है, ठीक है। तो वो इसमें चेंज लाती है। अब जो ये फिस्कल पॉलिसी है इसका आइडिया किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आइडिया किसने दिया था? जी.एम. कैनिंग्स ने, ठीक है, जी.एम. कैनिंग्स ने। किसने दिया था? जी.एम. कैनिंग्स ने। और इसी को हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। मैक्रो होती है कि पूरे इंडिया लेवल में जिसको हम देखते हैं, ठीक। अब ये कंसेप्ट क्यों आया था, इसने क्यों दिया इसका आइडिया? आपने अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी तो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था, ठीक है। उसी के बाद हमने बजट का कंसेप्ट लाया, फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट लाया। उससे पहले लेजर फेयर का मतलब होता है लिबर्टी, अपनी मर्जी से जैसे करो। लेकिन 1930 के डिप्रेशन को देख के जो जी.एम. कैनिंग्स थे, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, उन्होंने आइडिया दिया किसका? फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी कौन है? जी.एम. कैनिंग्स। किसने आइडिया दिया था? वो भी जी.एम. कैनिंग्स ने। किसका? फिस्कल पॉलिसी का। अब आगे इसकी है टाइप्स। उससे पहले हम दो टर्म्स देख लेते हैं, एक डेफिसिट, एक सरप्लस। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, ठीक है, जब हम खर्चा ज़्यादा करते हैं और रिसिप्ट हमारी कम होती है, ठीक है। जैसे हमारी सैलरी 100 रुपया है और हम 110 रुपया खर्च कर देते हैं, तो मतलब हमने खर्चा ज़्यादा किया। जब खर्चा ज़्यादा करेंगे नुकसान बोलते हैं उसको, डेफिसिट बोलते हैं। इकोनॉमी के टर्म में हम उसको डेफिसिट बोलते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक टर्म दे देंगे आपको कि बताओ ये किसका मीनिंग है, ठीक है। तो डेफिसिट। सरप्लस होता है ज़्यादा, ठीक, जब फंड हमारे पास, सरप्लस मतलब जब फंड हमारे पास ज़्यादा, खर्चा कम करेंगे, रिसिप्ट हमारी ज़्यादा है और खर्चा हम कम करेंगे, ठीक है। 100 रुपया, उसमें से हमने 90 रुपये खर्च किए और 10 रुपये हमारे फिर भी बच गए, ठीक है, तो वो होता है सरप्लस, ठीक, फ़ायदा। अब इसकी टाइप्स है। फर्स्ट है एक्सपेंसरी पॉलिसी। एक्सपेंसरी का मतलब होता है कि एक्सपैंड करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि खर्चा ज़्यादा और रिसिप्ट कम। कैसे? अब ये है कि ये कैसे, इससे क्या होता है कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है, जीडीपी वगैरह है, वो इंक्रीज़ होती है। वो कैसे? अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी, ज़्यादा खर्चा मतलब ज़्यादा स्कूल बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, इंडस्ट्रीज़ बनाएगी, ठीक है, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी, जीडीपी भी ज़्यादा होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक्सपेंसरी मतलब एक्सपैंड, तो इसमें ज़्यादा फैलेगा वो, ठीक। पर होता क्या है, ये खर्चा ज़्यादा करती है गवर्नमेंट, रिसिप्ट कम, तो उस पॉलिसी को हम बोलते हैं एक्सपेंसरी पॉलिसी, ठीक। दूसरी बात है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? पॉजिटिव होती है, लेकिन इसमें रिसिप्ट ज़्यादा, ठीक, खर्चा कम। जैसे आप ही पैसे खर्च ही नहीं करो, ठीक है, सेविंग करते रहो, खर्च ही नहीं करो। आपको पता है कि सेविंग की इतनी वैल्यू नहीं होती है। अगर आपने अच्छे जैसे काम को, मतलब पैसे को आगे इन्वेस्ट किया, उससे आपको भी प्रॉफिट होगा, पैसों से पैसा कमाओगे और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट, मतलब सोशल वर्क भी हो जाएगा और आपका भी बिजनेस इंक्रीज़ होगा। तो ये देखा जाए हमारी नेशनल इनकम इसमें क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्यों होगी? क्योंकि कोई खर्चा ही नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट हुई है, ठीक है, कोई खर्चा नहीं किया, कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, कोई स्कूल नहीं बने, कोई कॉलेज नहीं बने, ठीक है। तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास पैसा तो ज़्यादा है लेकिन वो आगे यूज़ ही नहीं कर रही है उसको। इससे हमारी नेशनल इनकम क्या होगी? कम होगी। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है लोगों के पास तो नेशनल इनकम, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है नेशनल इनकम में, कॉन्ट्रैक्शन से। न्यूट्रल बैलेंस,
जब रिसिप्ट भी उतनी है और एक्सपेंडिचर मतलब 100 रुपया हमारे पास है तो उतना ही हम खर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस इकोनॉमी। 3 टाइप है, एक्सपेंसरी, कॉन्ट्रैक्शन और न्यूट्रल। अगर देखा जाए खर्चा, ऐसे तो बोलते हैं कि जनरल लाइफ में कि खर्चा ज़्यादा करोगे तो घाटा होगा, लेकिन अगर इकोनॉमी की टर्म में देखा जाए तो जो हम खर्चा ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे किसी भी चीज़ में, तो उतना ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, उतना ही प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अंबानी देखा होगा, कितने रिस्क उठा के ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब ये ज़्यादा खर्चा करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी इकनॉमी के लिए, हमारे नेशनल इनकम के लिए ये वाली जो होती है वो अच्छी होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खर्चा नहीं करना, रिसिप्ट बहुत है, पैसे जैसे हमारे पास 1000 रुपया सैलरी है तो हम खर्चे नहीं कर रहे हैं, उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं है हमें। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंसरी और न्यूट्रल ये पॉलिसी होती है, ये टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी की। ऐसे भी समझ सकते हो, जब खर्चा ज़्यादा करते हैं तो मार्केट में पैसा ज़्यादा है ना, मनी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा और नेशनल इनकम होती है जीडीपी, वो भी बढ़ेगी। पैसा ज़्यादा तो सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, पैसा कम मार्केट में आएगा तो सब कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। अब हम थोड़ा बजट देखते हैं। बजट भी कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बनाता है। बजट का मतलब होता है कि जो एडवांस में, ठीक है, एडवांस में सेटलमेंट। ठीक है, एडवांस में मतलब कि जैसे हमने अगले साल कितना खर्चा कहाँ पे करना है और कितनी रिसिप्ट हमें आनी है, उसको हम बजट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी फैमिली में, आपकी सैलरी है 1000 रुपया, सपोज 1000 रुपया, तो आपको अक्टूबर महीने की इतनी सैलरी मिलती है, तो आपने बोलना है कि हमने अक्टूबर में इतना, मतलब पहले आप बजट बना दोगे कि हमने इतना, मेरे को पैसा मिलेगा, इतनी रिसिप्ट होगी और इतना हमने खर्चा करना है। ठीक है, एडवांस में जो आप प्लानिंग बना देते हो उसको हम बोलते हैं बजट। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो भी बजट बना के चलती है, तो बजट को हम बोलते हैं एडवांस एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं है, इसका क्या नाम है? एडवांस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है ये। ठीक, एडवांस एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट की टर्म है उसको क्या मतलब क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से आर्टिकल में आती है ये? 112। ठीक है, 112 आर्टिकल में आती है। और इसमें फर्स्ट टाइम बजट किसने, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था? वो थे शानमोहन। ठीक है, शानमोहन। और फर्स्ट वुमेन कौन थी फाइनेंस मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। और फर्स्ट टाइम डिजिटल बजट, जो अभी रिसेंटली डिजिटल बजट पेश किया, वो किसने किया? सीतारमण ने। ठीक है, बजट एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड मतलब कि बोगटी मतलब कि एक लेदर का बैग। ठीक है, लेदर के बैग में लाते हैं। अब तो डिजिटल ही हो गया ये। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाएगी, यहाँ पे लिखेगी रिसिप्ट साइड और यहाँ पे एक्सपेंडिचर, कि हमने नेक्स्ट ईयर में हमने इतना पैसा हमें यहाँ से आएगा और इतना हमने खर्च करना है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेज होता है, उसमें पूरा, जैसे हम कोई लोग डायरी में लिखते हैं ना कि हाँ यहाँ पे हमने इतना पैसा खर्च करना है, यहाँ पे इतना जाएगा, तो वो पूरा एक महीने का, ये एक पूरे साल का होता है। ठीक है, पूरे साल का वो बताती कि यहाँ से इतना पैसा आएगा और यहाँ पे हमने इतना खर्च करना है। ठीक है, वो होता है हमारा बजट। ठीक, और 112 आर्टिकल में आता है ये। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल मतलब एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्योंकि एक पूरे पेज में लिखा होता है ये। ठीक, अब इसकी 2 साइड होती हैं, एक होती है, 2 टाइप होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक रेवेन्यू होता है और कैपिटल। रेवेन्यू जो होता है वो शॉर्ट टर्म, जैसे 1 साल के लिए कितना आता है। ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। रेवेन्यू का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा ये। रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए और कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक खर्चा। ठीक है, रेवेन्यू कितना रिसिप्ट होगा और खर्चा
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा। कैपिटल की भी दो टाइप है, कैपिटल की क्या है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले हम रिसिप्ट साइड देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, मतलब जो शॉर्ट टाइम के पैसे कहाँ कहाँ से। एक तो टैक्स, जो हम लोग टैक्स देते हैं वो भी क्या है, गवर्नमेंट का एक मनी है, वो पैसा है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो टैक्स में दो टाइप आपको पता ही है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है कि जो हम डायरेक्टली, जैसे हमारी इनकम, जैसे हमारी सैलरी है ना, इनकम है, उसमें से जो डायरेक्टली कट हो जाता है, मतलब जो हम डायरेक्ट पे करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट, जैसे हम सपोज कोई नोटबुक खरीद रहे हैं, हमने पैसे दिए दुकानदार को, उसने बोला 100 रुपये की है वो, और दुकानदार आगे उसका टैक्स पे करता है। अगर दुकानदार हमें डायरेक्टली बोल दे कि हाँ मैंने टैक्स भी इंक्लूड किया इसमें ये वो, ठीक है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट, ठीक। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है हमारा इनकम टैक्स, कॉपरेटिव टैक्स, कॉपरेशन टैक्स जो कंपनी, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, ई स्टेट वे टैक्स, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स, यहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। वो ये रिसीव होता है, ठीक, ये गवर्नमेंट के खाते में जाता है जो हम टैक्स देते हैं। और ये जो इनडायरेक्ट होता है, अब तो इसमें क्या आ गया है, जीएसटी वगैरह, ठीक है, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स आ गए हैं जो। और नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, किसी से हमने इंटरेस्ट लिया, ठीक, प्रॉफिट हुआ हमें, जो हम फीस और फाइन पे करते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, हम फीस फाइन पे करते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाता है। ग्रांट्स होती हैं, ग्रांट्स होती है कि जिस पे कोई ऐसे हेल्प कर देना किसी चीज़ की, ठीक है, कोई हमारी हेल्प कर दे, ठीक। और स्पेशल असेसमेंट, मतलब स्पेशल कोई ट्रीट कर दे, कोई पैसा दे दे, वो, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जिस पे टैक्स नहीं लगता है, वो कौन कौन से हो गए, जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, जो हम फीस फाइन, अब आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमारा टैक्स कहाँ जाता है, फीस फाइन जो हम पे करते हैं वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाता है, गवर्नमेंट आगे से डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो ये है, तभी एक अभी राइट नहीं बना है टैक्स देना, पर ये हमें देना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ही वेलफेयर होगा। अगर हम अच्छे से टैक्स पे करेंगे तो इससे हमारा ही वेलफेयर होगा, ठीक है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसे पूछ सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू आता है और नॉन टैक्स, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो भी पढ़ लेना अच्छे से, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट हो गया, फीस होगी, फाइन हो गए, एक्सटर्नल ग्रांट हो गए, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन दे के आपको पूछ सकते हैं कि ये नॉन टैक्स है या कैपिटल में आते हैं या रेवेन्यू में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कैपिटल में आता है, रेवेन्यू में आता है, डायरेक्ट टैक्स कैपिटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, और ये है जो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, ठीक, हमने जैसे किसी को लोन दिया हुआ है तो वो 2 साल के बाद देगा, 5 साल के बाद देगा, जो रिकवरी होगी वो रिसिप्ट कैपिटल में आएगी। डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक वगैरह बेच देंगे या कुछ और बेच देंगे, जो उसका इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी इसी में। बोरिंग, जो हम उधार लेते हैं दूसरी कंट्रियों से, कंपनियों से या किसी से भी हम उधार लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बोरिंग करते हैं वो भी। और प्रोविडेंट फंड, ये भी किस में आता है, कैपिटल रिसिप्ट में। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि जो प्रोविडेंट फंड है वो कैपिटल रिसिप्ट में है या रेवेन्यू रिसिप्ट में। ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है और कैपिटल रिसिप्ट में। कैपिटल रिसिप्ट में आपने देखना है लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरिंग, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरिंग और प्रोविडेंट फंड। लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरिंग, प्रोविडेंट फंड, फंड, बोरिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, ठीक। और रेवेन्यू में आपने देखना है टैक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में ग्रांट्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये पूछते हैं क्वेश्चन। अब एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो खर्चा कहाँ कहाँ करती है। रेवेन्यू में मतलब शॉर्ट टर्म का खर्चा कहाँ है और लॉन्ग टर्म का खर्चा। शॉर्ट टर्म का खर्चा होता है एक्सपेंडिचर बाय नाइदर क्रिएट एसेट और नॉर रिड्यूस लायबिलिटी,
ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। लाइबिलिटी होती है उधार, हमारी टेंशन होती है जो उधार होता है, जो उधार लिया होता है, ना ही वो इससे कम होता है, ना कोई एसेट। एसेट होता है जो हम फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने ज़मीन ले ली, अब उसके आगे हम उसके जहाँ कोई बड़ी सी मशीनरी ले ली, इंडस्ट्री वगैरह हम चलाएंगे उससे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें एसेट और लाइबिलिटी का पता होगा तो आप इजी से पता। एसेट क्या होता है? एसेट होते हैं वो चीज़ें जैसे मशीन है ना, मशीन हम फ्यूचर के लिए लेते हैं ना, कि हम फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसे हम कैपिटल रिसीव्ड करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसे कोई एसेट नहीं होता, ठीक है, कोई एसेट नहीं क्रिएट होता। किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम एसेट भी क्रिएट कर सकते हैं और लाइबिलिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे? रेवेन्यू में आता है हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे हमने कहीं से लोन लिया हुआ है यहाँ, उसका हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, सालों साल महीनों महीनों में करते हैं, तो वो आता है रेवेन्यू में, ठीक है। और उसके बाद सैलरी पे करते हैं, पेंशन पे करते हैं, सब्सिडी देते हैं, एजुकेशन हेल्थ सर्विस देते हैं, डिफेंस सर्विस देते हैं, ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, डिफेंस सर्विस, ठीक है, डिफेंस सर्विस। बाकी वाली तो आप देख के पता ही चल रही है, सैलरी हमने महीने महीने देनी होती है। डिफेंस सर्विस ऐसे बंदा सोच सकता है ये लॉन्ग टर्म के, लेकिन ये किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल में क्या आता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जैसे रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रही है ना, जैसे अभी चिनाब ब्रिज बन रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे हमें सालों साल बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे कैपिटल ही अर्न होगी ना, हमारी कैपिटल अर्न होगी, तो उस पर खर्चा कर रहे हैं हम। परचेस लैंड, जैसे लैंड मशीनरी हम करते हैं, एसेट होते हैं हमारे, ये हम फ्यूचर के लिए हमारी सेविंग, मतलब बेनिफिट देगा ये हमें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर, जो शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं। लोन टू स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट में पैसा लगाते हैं, हम पैसा देते हैं, लोन देते हैं, वो भी एक कैपिटल होता है। मतलब एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए थोड़ा ना देंगे हम, 10 साल के लिए देंगे, 5 साल के लिए देंगे, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ ए लोन, ये सारे किस में आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। ये जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेवेन्यू से एसेट जनरेट नहीं होता, कैपिटल से एसेट जनरेट होते हैं। ये टर्म अच्छे से पढ़ लेना, इसको वो ऑप्शन दे के पूछेंगे आपको कि हाँ बताओ, परचेस ऑफ लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? तो आपको पता ही है कि ज़मीन जो होती है वो सालों, 2 साल, 10 साल, 5 साल के लिए हम लेते हैं, ठीक है, उसके दिनों दिन रेट बढ़ते रहते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदा होता है, ठीक है। और सब्सिडी जो देते हैं वो किस में आती है? तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। सैलरी किस में आती है? डिफेंस सर्विस किस में आती है, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ लेना, ये बहुत बार पूछते हैं। अब कुछ टर्म्स आती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं इसके रिलेटेड, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। एक आती है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए कोई रिसीव हुआ हो, शॉर्ट टर्म के लिए जो हमने खर्चा किया, मतलब 1 साल के लिए। तो डेफिसिट होता है घाटा। मतलब जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने पढ़ा अभी, उसमें से रेवेन्यू रिसीव्ड को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ सकते हैं वो, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। कैपिटल डेफिसिट क्या होता है? कैपिटल रिसीव्ड से हम जब माइनस करेंगे डिसबर्समेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो डिसर्वेंस हुई है, ठीक है, जो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट होगी है, उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जो कंट्री का एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारे इंडिया का खर्चा और जो अर्निंग होगी उसको माइनस करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला है। एक है रेवेन्यू रिसीप्ट, उसमें जो टैक्स मिला है हमें, नॉन टैक्स मिला हुआ है, ये तो हमें पता है कि रिसिप्ट में क्या आता है, टैक्स और नॉन टैक्स। और उसमें जो कैपिटल रिसिप्ट हुई है, कैपिटल रिसिप्ट में कौन सी चीज़ें? जो लोन और अदर, ठीक है, अदर लोन, अदर रिकवरी, ठीक, उसको इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल खर्चा, ठीक है, टोटल खर्चा, वो होती है फिस्कल डेफिसिट। मतलब कि इसमें अब देखा जाए फिस्कल डेफिसिट को कैसे निकालते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और
कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन दोनों को पहले ऐड करना है और इन दोनों को ऐड, मतलब जो रिसिप्ट हुई है चाहे शॉर्ट टर्म में हुई है चाहे लॉन्ग टर्म में हुई है, उन दोनों को ऐड करके और जो खर्चा हुआ है चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए होना, उन दोनों को माइनस करके हमारा फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा। डेफिसिट मतलब घाटा, ठीक है। यही बोला इन्होंने कि कंट्री का कितना खर्चा और माइनस कितना अर्निंग। तो अर्निंग कहाँ से हुई है? रेवेन्यू रिसिप्ट से हुई है, कैपिटल रिसिप्ट से हुई है, ठीक है। रेवेन्यू हो गया शॉर्ट टर्म वाले टैक्स से, जो हम टैक्स देते हैं उसका जो रिसिप्ट हुआ। कैपिटल जो लॉन्ग टर्म जैसे लोन शोन हमें मिला हुआ है वापस, ठीक है, रिकवरी लोन हुई है, ठीक। और खर्चा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है जैसे सैलरी वगैरह दी है हमने, और कैपिटल में जो हमने परचेज़ की है लैंड, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इनको माइनस करना है, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा। ये टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से लर्न कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में बस फिजिकल डेफिसिट, जितना आपका रिसिप्ट हुआ है उसमें से हमने एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, और उनमें से जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट की है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया है, उनको माइनस करना है। इससे हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा, ठीक है। कुछ और भी टर्म्स है, जैसे होती है फिजिकल कंसोलिडेशन। इससे मतलब यही पता चल रहा है कि हाँ खर्चा कम, मतलब एक्सपेंडिचर कम और रिसिप्ट ज़्यादा, मतलब डेफिसिट कम, ठीक है, डेफिसिट कम। एक होता है फिजिकल फेडरेशन। फेडरेशन आपको पता ही है, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को आगे रिसिप्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आ गया फेडरेशन में। डेट ट्रेप, डेट क्या होता है? कर्जा, ठीक है, डेट क्या होता है? कर्जा, ठीक है। जैसे हमने सपोज लोन लिया हुआ है और हम उसका इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट के लिए हम और लोन लें, ठीक है, उस इंटरेस्ट के लिए हम और लोन लें, उसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप, ठीक। बोरिंग फॉर पेमेंट इंटरेस्ट, मतलब कि हमने जैसे 1 लाख लोन लिया हुआ है, इसका इंटरेस्ट भी हम पे नहीं कर पा रहे, और इसका इंटरेस्ट पे करने के लिए हम और ज़्यादा लोन लें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हम डेट ट्रैप में आ गए हैं, ठीक। ये तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज हमारी ये फिजिकल पॉलिसी कवर हो गई है, ठीक है। अगर प्लीज़ फ्रेंड्स आपको कोई डाउट होगा या कोई आपने सजेशन देनी होगी या फिर नेक्स्ट लेक्चर हम किसका लाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर देना और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू।